अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 4 सेल। और आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस जो है ये क्या होता है। तो न्यूक्लियस जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल की। ये सेल के सेंट्रल पोर्शन में जो है न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में और फिर इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लियस क्या होता है, ये एक डेंस मटेरियल होता है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और ऐसे सेल्स जिनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उनको हम नाम देते हैं मोनो न्यूक्लिएट का। तो इसके अलावा जो दूसरे सेल्स जिनके पास दो न्यूक्लियस हो उनको हम बाई न्यूक्लिएट कहते हैं, अगर ज़्यादा हो तो उसको हम पॉली न्यूक्लिएट भी कह सकते हैं। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वेरिएशंस आती हैं, जैसे कि हमारे पास RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, और इसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स वगैरह। तो RBCs की अगर हम बात करें तो जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो इनमें से जो न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर हो जाता है। तो न्यूक्लियस में DNA होती है और जो फर्दर इंफॉर्मेशन है प्रोटीन्स वगैरह की वो इसके पास होती है। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बेसिकली जो है वो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन होती है और साथ में इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसके पास पोर्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है उसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, अब ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है किसके साथ एसोसिएट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इसके अलावा जो सेल के अंदर फ्लूइड है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन है उस पे न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स क्यों होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए ही जो सब्सटेंसेस की इन और आउट मूवमेंट है वो होती है। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम वगैरह जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए ही होता है, न्यूक्लियर पोर्स। तो इससे ये होता है कि हम देखते हैं कुछ जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड पोर्स होते हैं और कुछ जो हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनमें ये पोर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो हैं उनमें 3000 पोर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स की तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में 3 to 4000 तक पोर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस और जो दूसरे मटेरियल हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए इनमें सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है। तो सब्सटेंसेस की इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको हम डीपली स्टडी करते हैं इस वजह से, ताकि हम देख सकें कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो किस तरह के सब्सटेंसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस के इनर साइड की बात करें तो आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के इनर साइड पे न्यूक्लियोलस जो है वो मौजूद होता है बिल्कुल सेंटर में। न्यूक्लियोलस जो है ये एक ऐसी रीजन है जहाँ पे राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये राइबोसोम्स की फैक्ट्री है। यहाँ से क्या होता है, राइबोसोम्स जो हैं बनते हैं, फर्दर फिर यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। न्यूक्लियस के अंदर भी दो एरियाज़ होते हैं, एक होता है हमारे पास सेंट्रल फिब्रिलर एरिया या फिर सेंट्रल फिब्रिलर रीजन भी कहा जाता है, और दूसरा जो है वो हमारे पास पेरिफेरल एरिया। अब जो सेंट्रल फिब्रिलर रीजन है ये एसोसिएट होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है RNA की और DNA के प्रिकर्सर्स की। तो अगर हम पेरिफेरल एरिया की बात करें, पेरिफेरल रीजन की बात करें, तो यहाँ पे न्यूक्लियस DNA क्रोमोसोम्स जो हैं ये एसोसिएट करते हैं DNA के साथ, हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह और क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा जीन्स जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम जीन्स की बात करें, जीन्स क्या होते हैं, तो ये DNA के पार्ट्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है DNA में जीन्स की शक्ल में। DNA जो है ये भी क्रोमोसोम्स में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक जैसे कि DNA और हिस्टोन प्रोटीन्स जब आपस में मिलती हैं तो क्रोमोसोम्स जो हैं ये बनते हैं। अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रक्चर हैं ये आर्म्स लाइक होते हैं। इनके दो आर्म्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इनको हम इनके सेंट्रोमेयर से काउंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये क्रोमैटिड्स है और दूसरा जो है ये क्रोमैटिड्स है।
और यहाँ पे ये जो है इसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं, और सेंट्रोमियर जो है ये काइनेटोकोर फाइबर्स की बनी हुई होती है। अब ये वो रीजन है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो आके अटैच होते हैं जब सेल ने डिवाइड करना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन के दौरान जो है वो इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो जब सेल ने डिवाइड करना होगा तब ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल होंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल नहीं होंगे। तो जब सेल डिवाइड कर जाएगा तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है उसकी फॉर्म में चले जाएंगे, क्रोमैटिन मटेरियल में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, वो सारा प्रोसेस जो है वो इसमें कैरी आउट होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन या फिर मैसेंजर आरएनए वगैरह की रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह हम कह सकते हैं। तो जब क्रोमोसोम्स की स्टडी करें तो हमें पता है कि कुछ सेल्स जो हैं हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं उनके क्रोमोसोम्स नंबर की बुनियाद पे। अगर हम बात करें बॉडी के दूसरे सेल्स की, तो जैसे कि दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं और जर्म सेल्स होते हैं। तो सोमैटिक सेल्स जो होते हैं उनमें हमेशा डिप्लॉयड जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और अगर हम जर्म सेल्स की बात करें तो वो हैप्लॉयड होते हैं, लाइक जैसे कि स्पर्म्स हैं, एग हैं वगैरह। तो ये दोनों जो हैं ये हैप्लॉयड हैं, और बॉडी के बाकी जो सोमैटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लेक्चर को दोबारा से देख लेते हैं। तो सब इसके अलावा अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स जो हैं ह्यूमंस के अंदर 46 जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स। अगर हम डिप्लॉयड की बात करें तो 23 इनके पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। और अगर 23 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास 46 है, मीन्स 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स होते हैं बॉडी में। इसके अलावा हम लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस को, कि न्यूक्लियस क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है सेल की, और जो न्यूक्लियस की प्रेजेंट है ये 1831 में रिपोर्ट हुई थी रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब ये अर्ली डिस्कवरी थी, तो इसमें क्या है कि कुछ डाउट्स थे सेल्स के बारे में। फिर इसके बाद ये स्टडी किया गया कि न्यूक्लियस जो है ये डार्कर होता है, और इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है वो इसको सराउंड करता है। और न्यूक्लियस के बारे में ये कहा गया कि ये कंट्रोल करता है लाइफ को और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल्स में उनको। अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, ये ऑक्यूपाइज करता है सेंट्रल स्पेस को, जबकि प्लांट सेल्स में क्या होता है, ये पुश्ड होता है पेरीफ्री की तरफ। क्यों पुश्ड होता है पेरीफ्री की तरफ? क्योंकि उसमें सेंट्रल पोर्शन में एक लार्जर वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलर भी होता है और स्फेरिकल भी होता है शेप में। और ऐसे सेल्स जिनके पास एक न्यूक्लियस हो उनको हम मोनोन्यूक्लिएट का नाम देते हैं, और इसके अलावा ऐसे सेल्स जिनके पास दो न्यूक्लियस हो तो उनको हम बाई न्यूक्लिएट का नाम देते हैं। और इसके अलावा ऐसे सेल्स जिनके पास दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हों उनको हम नाम देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट का, मीन्स बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम न्यूक्लियस की विजिबिलिटी की बात करें तो ये तभी विजिबल होगा जब सेल जो है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होगा। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की विजिबिलिटी की तो क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो विजिबल होता है जब सेल जो है वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, यानी जब सेल ने डिवाइड नहीं करना होता तो न्यूक्लियस जो है वो विजिबल होता है। और इसके पास क्रोमैटिन नेटवर्क होता है और सोल्यूबल सैप होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो डिवाइडिंग सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है और क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो रिप्लेस्ड हो जाता है क्रोमोसोम से। तो जो हेरिडिटी मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में होता है, जिसके पास सेल की जो लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा डीएनए है, आरएनए और जो प्रोटीन्स, इंजाइम्स और इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करती है। न्यूक्लियस जो है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा न्यूक्लियोलाई होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम्स वगैरह जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जो कि सेपरेट करती है न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये एक न्यूक्लियर एनवेलप होती है, इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टीन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जबकि अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की तो उसके पास न्यूक्लियर कंटेंट्स होते हैं।
इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में। तो नंबर जो है न्यूक्लियर पोर्स के वो वेरिएबल होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में, जैसे कि एग्स हैं, उनके पास न्यूमरस पोर्स होते हैं 30,000 पर न्यूक्लियस जो है इनमें मौजूद होते हैं। जबकि डिफरेंशिएटेड सेल्स सच एज यहाँ पे हमारे पास है इरिथ्रियोसाइट्स, उसके पास 3 to 4 पोर्स जो हैं वो न्यूक्लियस के मौजूद होंगे। इसी तरह से हर सेल जो है हर पोर जो है उसकी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा जो कि कंट्रोल करता है सब्सटेंसेस की ट्रैफिक को जो यहाँ से पास करते हैं। इसके बाद हमने देखा न्यूक्लियोलस क्या होता है। न्यूक्लियोलस जो है ये हाईली स्टेन्ड बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर, और इसके पास जो है विदाउट एनी मेम्ब्रेन होता है बाउंड्री, जो कि इसको सेपरेट करती है रेस्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल से। इसके पास एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं, और इसके अलावा जो राइबोसोमल आरएनए है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, सिंथेसाइज होने के बाद यहाँ पे स्टोर होगा। इसकी 2 रीजन्स होती हैं जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, एक होती है पेरिफेरल ग्रैनुलर रीजन और जो दूसरी हमारे पास है वो है सेंट्रल फिब्रिलर रीजन। अब जो सेंट्रल फिब्रिलर एरिया है इसके पास लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट लाइक जैसे कि आरएनए है और डीएनए वगैरह। तो इट इज़ इन न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पे राइबोसोम्स जो होते हैं वो असेंबल्ड होते हैं और फिर ये एक्सपोर्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, न्यूक्लियर पोर्स की तरफ। इसके बाद हमने क्रोमोसोम्स की बात की कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस जो है वो डीपली स्टेन्ड होता है। बेसिक डाई जब इसको हम स्टेन करते हैं तो जो क्रोमेटिन मटेरियल का वो हमें कुछ नज़र आता है। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपीयर होते हैं टू मेड ऑफ आर्म्स और सेंट्रोमियर्स, यानी इनके पास आर्म्स होंगे और साथ में सेंट्रोमियर होंगे। सेंट्रोमियर की अगर हम बात करें तो ये वो जगह है जहाँ पे क्रोमोसोम्स और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो आके अटैच होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की तो हर क्रोमोसोम जो है उसके पास 2 आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स होते हैं सेल डिवीजन की बिगिनिंग में। इसके अलावा क्रोमोसोम जो है अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें, ये देखें यहाँ पे क्रोमैटिड्स का जो है स्ट्रक्चर, इसके 2 आर्म्स हैं, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, जो कि काइनेटोकोर फाइबर से बना हुआ होता है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें इसकी कॉम्पोजिशन की, ये किसका बना होता है, डीएनए का और साथ में प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसके साथ लिंकेज बनाती हैं, और उसमें कुछ लिंकर प्रोटीन्स होती हैं। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि ज़रूरी है लाइफ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो कहाँ पे होती है, क्रोमोसोम्स में होती है, जीन्स की शक्ल में, जो कि फिर ट्रांसफ़र होती है जनरेशन से जनरेशन। तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो होते हैं इन ऑल इंडिविजुअल सेल्स में या फिर सेम स्पीशीज़ में वो कांस्टेंट रहते हैं जनरेशन से जनरेशन तक। इन मैन में अगर हम आदमी की बात करें तो आप लोगों को पता है लाइक ह्यूमन बींग्स उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रॉग सेल्स जो हैं उनमें 26 होते हैं और चिंपैंजी जो है उसमें 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं, ये आप लोगों ने याद करनी है। और अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करें लाइक ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई जो है उसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा जो ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर है उसकी हम बात की, और इसके अलावा जो 16 क्रोमोसोम्स हैं वो अनियन में होते हैं। पोटैटोज़ में 48 होते हैं और जो गार्डन पी है उसमें भी 14 होते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स अगर हम नॉर्मल बॉडी सेल्स की बात करें तो वो डिप्लॉयड होते हैं। अगर हम जर्म सेल्स की बात करें तो वो हैप्लॉयड होते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स। जर्म सेल्स में हमारे पास जैसे कि ह्यूमन के स्पर्म्स हैं, एग्स हैं, उनके पास क्या होते हैं 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि ड्रोसोफिला जो है उसके पास 4 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था न्यूक्लियस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।